अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया के ऊपर बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया से मुराद है 18वीं सदी से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान बरसग़ीर के ऊपर ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन रहा था। उस दौरान के पीरियड को ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स कौन से वकूफ़ पज़ीर हुए, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कौन से आए और उस दौरान एजुकेशन सिस्टम किस तरह का था, एजुकेशन कमीशंस कौन से बने, पॉलिसीज़ एंड चार्टर्स कौन सी सामने आई और उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एंड तक आप वीडियो को देखेगा, आपको हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद की मुकम्मल तालीमी तारीख़ के हवाले से आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स के आने से हिंदुस्तान पाक व हिंद के अंदर बहुत से सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स वकूफ़ पज़ीर हुए। ब्रिटिशर्स अपने साथ बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आए। यूरोप के रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन के कंसेप्ट साथ लेकर आए थे। इक्वलिटी ऑफ वोमेन एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट साथ लेकर आए और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लाहात नाफिज की गईं। लेकिन बरसग़ीर पाक व हिंद की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बहुत से मनफी असरात उनके आने से वकूफ़ पज़ीर हुए। ख़ुसूसन ट्रेडिशनल इकानमी, उस वक्त की जो रिवायती मईशत थी वो तबाह होकर रह गई। आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, उस वक्त के दस्तकार जो थे वो तबाह होकर रह गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से मॉडर्न इंडस्ट्री ने डेवलप किया, जिसकी वजह से जो घरेलू सनतें थीं वो तबाह होकर रह गईं। ज़राअत का शोबा बहुत उसको नुकसान उठाना पड़ा और तकरीबन तबाहाली का शिकार हो गया था। पुराना ज़मींदारी कल्चर तबाह हो गया और जागीरदारी कल्चर ने अरूज पकड़ा और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई। लेकिन इस दौरान हिंदुस्तान को, बरसग़ीर पाक व हिंद को शदीद गुर्बत और कहत का सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर्स की जो आमद हिंदुस्तान के अंदर थी उसके पीछे पॉलिटिकल पर्पसेस थे, जिसकी वजह से उस दौरान बहुत सी जंगें, बहुत से मुआहदे और अलायंसेस हुए। 1764 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। बाद में मैसूर के ऊपर मराठा वार के अंदर हिंदुस्तान के वस्ती इलाकों के ऊपर कब्ज़ा हो गया था और आखिरकार अंग्रेज़ों और सिखों की जंग के नतीजा में पंजाब के ऊपर भी कब्ज़ा हो गया और आखिरकार 1857 में पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। अंग्रेज़ों के बरसग़ीर में आने से पहले जो तालीमी निज़ाम था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था, लेकिन ये स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं समझी जाती थी कि वो आवाम को तालीम फ़राहम करे। जो हम पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो मुग़ल्स और सलातीन का पीरियड था उसमें तालीमी इदारों को गवर्नमेंट्स की तरफ से ग्रांट्स मिलती थी, लेकिन बाकायदा रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस नहीं होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले हिंदुस्तान में वो वारिद हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पॉलिटिकली वो अपनी जगह बना ली और पहले बंगाल के ऊपर और फिर मैसूर और मराठा वस्ती हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन तालीमी मैदान के अंदर उन्होंने भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम उस वक्त चल रहा था, पतशालाज और मदरसाज कायम थे, मंदिरों के साथ पतशाला होते थे, मसाजिद के साथ मदारिस होते थे, वो अपनी तालीम उसी तरह से इम्पार्ट करते रहे और जो हायर एजुकेशन थी वो अपर क्लासेस को फराम हो रही थी। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज़ ख़ुसूसन दिलचस्पी रखते थे कि वो मुल्क के अंदर क्रिश्चियनिटी का फैलाव करें। तो जो तालीमी मैदान के अंदर हमें सबसे पहले डेवलपमेंट नज़र आती है वो चार्टर एक्ट के अंदर नज़र आती है। चार्टर एक्ट 1813 में पास हुआ और चार्टर एक्ट के बाद फिर कुछ इनोवेशंस और इस्लाहात नाफिज होती रहीं। आज हम उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चार्टर एक्ट, फिर मैकॉले रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, हरटाग कमीशन, एबट वुड रिपोर्ट 1936 to 37, जाकिर हुसैन कमेटी 1937 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये तालीमी मैदान के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो 1813 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिशर्स ने तालीमी मैदान में इस्लाहात नाफिज की, उन सब की ये ब्रीफ रिकैप है इस वीडियो के अंदर। आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको
मुकम्मल तालीमी तारीख के बारे में आगाही हो जाएगी जो हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से तालीमी चेंजेस आई थी। तो आपको जिस तरह से भी मैं बता रहा था कि क्रिश्चियंस अपनी ख़ास दिलचस्पी रखते थे कि वो क्रिश्चियनिटी का फैलाव करें, और चार्ल्स ग्रांट एक ईसाई मिशनरी था जो कि पहले एक सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। 1790 में जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान के तालीमी मामलात के अंदर मुदाखलत करें और हिंदुस्तानियों को अपने अंदाज से वेस्टर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन फ़राहम की जाए जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर फ़राहम की जा रही है। तो 1813 में जाकर ये चार्टर एक्ट पास होता है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारती हवाले से मोनोपोली हासिल थी, लेकिन चार्टर एक्ट पास होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती हवाले से तो मोनोपोली ख़त्म हो गई, लेकिन पॉलिटिकली उसको हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने की एक कानून के ज़रिए उनको इजाज़त मिल गई थी कि वो इंडिया के अंदर पॉलिटिकली अपनी मज़ीद तरवीज कर सकती हैं, और लेजिस्लेशन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, कानून साजी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तियार मिल गया कि वो कानून साजी भी कर सकते हैं। ये 1813 में ये डेवलपमेंट हुई थी। इससे पहले सिर्फ बंगाल की हद तक जो है वो ब्रिटिशर्स की बाकायदा गवर्नमेंट थी, लेकिन इस एक्ट के बाद उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेजिस्लेशन की पावर्स मिल गई थी। और चार्टर एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पाबंद कर दिया कि वो इंडिया के अंदर साइंटिफिक एंड ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन सिस्टम है और इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए वो सालाना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बाकायदा इजाज़त मिल गई। इससे पहले उनको बाकायदा इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ को गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंडर ये बाकायदा इजाज़त मिल गई कि वो अपनी मजहबी तबलीग भी कर सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल तक यूके, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर कानून के तहत हुक्मरानी का बाकायदा इख्तियार मिल गया। यानी ब्रिटिशर्स के ज़रिए इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए सिर्फ तिजारती कंपनी नहीं बल्कि बाकायदा एक हुक्मरान जमात का जो है वो उनको स्टेटस मिल गया अगले 20 साल तक। और चार्टर एक्ट के तहत जो हिंदुस्तान के अंदर पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है उसको बाकायदा लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून साजी का इख्तियार मिल गया। सब इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि 1813 से पहले बंगाल के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट की गवर्नेंस थी और मद्रास के अंदर भी उनका गवर्नर होता था, लेकिन इसके बाद उनको ऑल इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल अपॉइंट करने की कानूनी हक मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उनको हिंदुस्तान के अंदर पहला गवर्नर जनरल उनको मुतय्यन किया गया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती बॉडी नहीं ही थी बल्कि वो साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी बन गई थी। फिर तारीख के अंदर नाम आता है मिकाले का। लॉर्ड मिकाले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, एक एसेइस्ट थे, एक बहुत अच्छे मुकर्रर थे और ये स्टेट्समैन थे। और ये जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन कमेटी थी उसके ये एक मेंबर थे। 8 फरवरी 1835 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इसने अपने तारीखी मिनट्स पेश किए। इसके अंदर उसने इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, इंडियन लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर शदीद तनकीद की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसने कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, गवर्नर जनरल को, ख़ास तौर पर उस वक्त के गवर्नर जनरल को, कि इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनके अंदर अंग्रेज़ी के अंदर ही सिर्फ तालीम दी जानी चाहिए। ओरिएंटल लॉ इंस्टीट्यूशंस जो उस वक्त मशरकी अलूम को फैला रहे थे उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, और जो कानून की किताबें हैं जो अरबी के अंदर, फ़ारसी के अंदर या संस्कृत के अंदर लिखी हुई हैं उनको अंग्रेज़ी के अंदर उनका तर्जमा किया जाना चाहिए। और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो उस वक्त कायम हैं उनको बंद करके सिर्फ नए इंग्लिश स्कूल्स कायम किए जाएँ, अंग्रेज़ी तालीम के लिए सिर्फ नए इदारे कायम किए जाएँ, और जितनी भी गवर्नमेंट्स की तरफ से ग्रांट्स इशू हो रही हैं वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। मिकाले की ये लाइन तारीख के अंदर बहुत मशहूर है कि उसने कहा था कि एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप सच पर्सनैलिटीज़ हु आर इंडियन इन ब्लड बट
who are Indian in blood and color but English in taste, opinion and intellect. फिर तारीख के अंदर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट नज़र आती है वो वुड डिस्पैच की सूरत में सामने आती है 1854 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी 1853 के अंदर, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशनल डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया जाए, और इसके लिए सर चार्ल्स वुड को उस कमेटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। सर चार्ल्स वुड ने अपनी नुमाया जो रिकमेंडेशंस पेश की थी उनमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर नई यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने की बात की गई थी। वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हर सूबे के अंदर एक अलग से DPI लेवल का एक ऑफिस कायम किया जाना चाहिए, यानी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए अलग से इंस्पेक्टर्स मुतय्यन होने चाहिए। और उसने एक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस रेकमेंड किया, एक इदारों का एक निज़ाम उसने तजवीज़ किया जो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक होना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि अब भी हुई उसी तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यानी पहले प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, फिर मिडल, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का एक पूरा सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर भी ख़ास फोकस किया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से तारीख के अंदर वुड डिस्पैच कमीशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एजुकेशन ऑफ वुमेन भी वुड डिस्पैच ने कहा था कि उसको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, इन तालीम, औरतों की तालीम को भी रियासती सपोर्ट हासिल होनी चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है इसको मज़ीद बेहतर किया जाए और मेंटेन किया जाए। वुड डिस्पैच के बाद तारीख में डेवलपमेंट नज़र आती है हंटर कमीशन के नाम से 1882 में। ये हंटर कमीशन भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ की कंप्लेंट्स की बुनियाद पर कायम किया गया था। ईसाई मिशनरी ने अब कुछ शिकायत लगाई लॉर्ड रिपन को कि जो तालीमी इदारे हैं वो अपनी सही मानों में अपने फ़राइज़ सही सरंजाम नहीं दे रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन उस वक्त के जो हिंदुस्तान के वायसराय थे, उन्होंने विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में एक कमीशन कायम किया। उस कमीशन की नुमाया रिकमेंडेशंस थी कि आवाम के लिए वसी पैमाने पर प्राइमरी स्कूल्स कायम किए जाएं, और जो लोगों को तालीम दी जाए उनको वो खुद इन्हिसारी सिखाए, सेल्फ डिपेंडेंस सिखाए। ये 1813 से 1883 में 70 साल का जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे ब्रिटिशर्स का हिंदुस्तान के अंदर कायम था, उसका एक रिव्यू कमीशन था। और जो पहले से ये चला आ रहा था कि इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इस कमीशन के अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए मदर लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया जाए, और जो कबायली इलाके और पसमानदा खित्ते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट तालीम के फैलाव में अपना ख़ास किरदार अदा करे। और करिकुलम के अंदर इस कमीशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था कि इस तरह के मज़ामीन जैसे ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल साइंसेज और फिज़िकल साइंसेज हैं, एंड अरिथमेटिक्स हैं, निसाब के अंदर इनको खसूसी जगह दी जानी चाहिए। और दो किस्म के स्कूल्स कायम किए जाने चाहिए, एक सिंपलर जो हाई स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा वोकेशनल एंड बिजनेस एजुकेशन के लिए भी अलग से तालीमी इदारे कायम किए जाने चाहिए। 1902 में लॉर्ड कर्जन की हिदायत की रोशनी में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना। इसको 1902 यूनिवर्सिटी कमीशन का नाम दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी कमीशन का मकसद यूनिवर्सिटी सतह पे तालीमी इस्लाहात लाना था, ताकि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को रीऑर्गनाइज़ किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस को डिफ़ाइन किया जाए। इस यूनिवर्सिटी कमीशन का जैसे पहले बता चुके कि मेन मकसद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशंस को मजबूत बनाना था। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो इदारे इल्हाक करते हैं उनकी जो कंडीशंस हैं, शराइत हैं, उनको क्लियरली डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये इख्तियार दिया गया कि यूनिवर्सिटीज़ की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की वो डेफिनीशन करे, और करिकुलम के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ लाए जाने की बात की गई, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की ग्रांट को मुतय्यन करने की बात की गई। गवर्नर जनरल काउंसिल को ये इख्तियार दिया गया कि वो यूनिवर्सिटीज़ की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस को डिफ़ाइन करे। करिकुलम के अंदर और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ लाए जाने की बात की गई, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की ग्रांट मुतय्यन कर दी गई। 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिदायत की बुनियाद पर माइकल सैडलर को इसकी चेयरमैनशिप दी गई थी।
इस बुनियाद पर 1917 के कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ को सैडलर कमीशन का नाम भी दिया जाता है, माइकल सैडलर के नाम के ऊपर, जो इस कमीशन का चेयरमैन था। इस कमीशन की हिदायत की बुनियाद पर हर सूबे के अंदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बनाने की बात की गई और ढाका के अंदर टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कायम करने की भी बात की गई। एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई जो प्रोफेसर्स, रीडर्स और लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट करेगी। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के साथ साथ वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन को भी एक्सपेंड करने की रिकमेंडेशंस दी गई और 12वीं तक की क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ से अलहदा करने की तजवीज़ दी गई। जैसा कि इस कमीशन की हिदायत थी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कायम किए जाएँ और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस थीं वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड सेकेंडरी एजुकेशन उनके एग्ज़ाम्स हेल्ड करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ की जो अम्ब्रेला है उससे 11वीं और 12वीं की क्लासेस को हटा दिया जाएगा। 1929 में हर्टाग कमीशन बना। हर्टाग कमीशन की चेयरमैनशिप फिलिप हर्टाग के पास थी। इस बुनियाद पर सर फिलिप हर्टाग के नाम पर इसको हर्टाग कमेटी भी कहा जाता है। इसने तालीमी इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशंस दी थी और ख़ुसूसी तौर पर ये जो रिकमेंडेशंस थी वो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से थी और प्राइमरी एजुकेशन को 4 ईयर्स तक एक्सपेंड करने की तजवीज़ दी गई। इंस्पेक्शन स्टाफ को बढ़ाने की बात की गई। उन्नीस सौ 1929 में हर्टाग कमेटी बनाई गई। हर्टाग कमेटी की चेयरमैनशिप सर फिलिप हर्टाग के पास थी। इसी बुनियाद पर इसको हर्टाग कमेटी का नाम दिया जाता है। इस हर्टाग कमेटी में प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशंस दी गई थी और प्राइमरी कोर्सेज को 4 साल तक एक्सपेंड करने की बात की गई। यानी 4 साल तक की जो क्लासेस होंगी उनको प्राइमरी क्लासेस कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्शन स्टाफ, स्कूल्स के इंस्पेक्शन स्टाफ को बढ़ाने की बात की गई ताकि स्कूलों की कारकर्दगी का जायज़ा बेहतर तरीके से लिया जा सके। 1936-37 में एबट वुड रिपोर्ट पेश की गई थी। एबट वुड रिपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है और वोकेशनल एजुकेशन के लिए 2 एक्सपर्ट्स हायर किए गए कि मुल्क के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को कैसे एक्सपेंड किया जाए। इन 2 एक्सपर्ट्स के नाम एबट और वुड थे। एबट और वुड के नाम पर इसको एबट वुड रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। इसकी ये रिकमेंडेशन थी कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलहदा से स्कूल कायम किए जाएँ और हर सूबे की सतह पर वोकेशनल एजुकेशन एडवाइज़र काउंसिल कायम की जाए जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्टेप्स उठाए। 2 किस्म के स्कूल्स कायम करने की रिकमेंडेशन दी गई एबट वुड रिपोर्ट के अंदर, जूनियर वोकेशनल स्कूल और सीनियर वोकेशनल स्कूल। 1937 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस ने गवर्नमेंट में आई और सूबाई सतह पे इसको गवर्नमेंट मिली तो जाकिर हुसैन कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरबराही में की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर कायम की गई और डॉक्टर जाकिर हुसैन को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 को पेश की और इसको ख़ास तौर पर वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम के अंदर मुल्क के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स यानी लोकल दस्तकारियों की तालीम देने की ऊपर ज़ोर दिया गया ताकि लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और जो स्टूडेंट्स हों वो सेल्फ सपोर्टिंग हों, वो अपनी मदद आप कर सकते हों। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो सर्जेंट रिपोर्ट की है। 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की कि जो दूसरी जंग अज़ीम है उसके बाद मुल्क की तालीमी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए। आपको मालूम है कि 1939 से 43 तक दूसरी जंग अज़ीम जारी रही थी और दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरी बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सार्जेंट रिपोर्ट जारी की थी। इसके तहत कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। 6 से 14 साल की उम्र के तमाम मुल्क के लड़के और लड़कियों को लाजमी प्राइमरी तालीम दी जानी चाहिए। अब हम आखिर में बात करेंगे कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई थी। तो जैसे आपको हमने वो एबट वुड रिपोर्ट में बताया था कि उसके अंदर ये रिकमेंडेशन थी कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएँ। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इस्टेब्लिश की गई थी और मौजूदा पाकिस्तान की जो वाहिद यूनिवर्सिटी थी उस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी। इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका थी। इलाहाबाद में 1887 में यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई, मैसूर में 1916 में, पटना में
1917 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में ये इस्टेब्लिश हुई थी हैदराबाद दक्कन के अंदर। रंगून यूनिवर्सिटी उस वक्त रंगून बर्मा का हिस्सा था। बर्मा जो है बर्मा सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था और वहाँ पे भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो रंगून में उस वक्त 1920 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। लखनऊ में, ढाका में और ये 1921 में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। और इसके अलावा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भी जो प्रमोट हुई थी वो 1921 में प्रमोट हुई थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में बनी थी। नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में, आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 में, आगरा यूनिवर्सिटी 1927 और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929 में बनी, केरला 1937 में और उत्कल यूनिवर्सिटी 1943 में। ये यूनिवर्सिटीज़ वो थी जो उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस दौरान ये यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिश पीरियड के अंदर। इस के बाद हम कुछ बात करते हैं इस सेशन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चार्टर एक्ट का नाम दूसरा कौन सा है? तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया जो था वो लॉर्ड बेंटिक थे। मिकाले रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? 1935 में मिकाले रिपोर्ट सबमिट हुई थी। हु वाज चेयरमैन ऑफ वुड रिपोर्ट, वुड डिस्पैच? तो वुड डिस्पैच का जो था कमीशन जो था चेयरमैन था वो चार्ल्स वुड था। हु व्हेन डिड ही प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट? 1954 में ये रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी। और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसने बनाने की बात की थी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ एबट वुड रिपोर्ट वुड डिस्पैच कमीशन की बुनियाद पर बनी थी। हंटर कमीशन का चेयरमैन कौन था? तो विलियम हंटर उसका कमीशन था। और यूनिवर्सिटी कमीशन किसने अपॉइंट करने की बात की थी? लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट करने की कमीशन अपॉइंट किया था, यूनिवर्सिटी कमीशन। और चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कौन थे? हु प्रेजेंटेड वर्दर स्कीम? वर्दर स्कीम जाकिर हुसैन ने बनाई थी।